देखिए, ये कितनी भी साजिशें करें, बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के रग रग में बसा है। देखिए, जम्मू को इन्होंने बिठा दिया। जम्मू के नाम पे ये अपनी राजनीति चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने इस रियासत को तबाह व बर्बाद करके रखा। इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम किया और कम्प्लीटली हमको डिसएम्पावर करके रखा। आज आप फैसला नहीं ले पाते। हम मैनिफेस्टो का एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यूटी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल कंडीशन ये बहुत ही बुरी है। पिछले 10 सालों में जो तबाही और बर्बादी यहाँ पे की गई, उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। नगरोटा और बडगाम में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। महज 3 से 4 दिन का वक्त बचा है और नगरोटा में भी कैंपेनिंग इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ दविंदर सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, वहीं दूसरी तरफ शमीम बेगम जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है। आज नगरोटा में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक जलसा होने जा रहा है और उसमें कैंपेनिंग में शिरकत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, जो इस कैंपेनिंग का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। ये भी यहाँ अपनी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो नगरोटा के बारे में वीरी साहब से बात करते हैं। वीरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 में यहाँ से सीट जीती, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो लेट दविंदर सिंह राणा जी हैं, उन्होंने 30,000 के मार्जिन से सीट जीती। जम्मू कश्मीर में इतने बड़े मार्जिन से ये सीट, कोई भी सीट किसी ने नहीं जीती थी। तो क्या आपकी असेसमेंट रहेगी इस सीट के हवाले से? कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटली स्टैंड करती है? देखिए, अगर हम देखें, बेसिकली नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें मजबूत रही। आप 96 में देखें, हमारे कैंडिडेट ने यहाँ से कामयाबी हासिल की और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको पूरे 6 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उसके बाद जब राणा साहब आए, उनको 2 बार MLC बनाया और वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करते थे। वो MLA भी यहाँ से बने। तो उसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का पूरा सपोर्ट जो है, चाहे वो पहले अजय शत्रु सिंह जी के थ्रू या बाद में राणा साहब के थ्रू, यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की तरक्की के लिए उसका जो योगदान रहा है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज भी आप देखें, अगर 2019 के बाद जो डिलिमिटेशन हुआ जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा गया, अगर वो ना हुआ होता तो मुझे लगता है यहाँ पे इतनी कैंपेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उस वक्त जो डिलिमिटेशन से कुछ जो यहाँ के पुराने इलाके थे वो दूसरी तरफ चले गए, जम्मू ईस्ट में चले गए, और जो दूसरी तरफ अखनूर के इलाके थे वो यहाँ पे जोड़े गए। तो उसमें जो गहरी मैंडरिंग मैं कहूँगा हुआ था, तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पे जो कंपटीशन हमें मिलता देखना पड़ रहा है। डीलिमिटेशन की बात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार करते हैं। इस पूरे इलेक्शन में हमने देखा जो 2024 में हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डीलिमिटेशन इस तरीके से किया गया कि एक पार्टी को फेवर किया जाए, लेकिन उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट जीती। इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर देखें 41 है, क्योंकि बडगाम में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर डीलिमिटेशन से इतना नुकसान हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी अक्सरियत से कैसे जीती? देखिए, ये कितनी भी साजिशें करें, बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के रग रग में बसा है। देखिए, जम्मू को इन्होंने बिठा दिया। जम्मू के नाम पे ये अपनी राजनीति चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। पूरी तरह से इकोनॉमिकली इसको कंगाल कर दिया। मुझे बताइए, जम्मू में आज है क्या? यहाँ के लोग रो रहे हैं, यहाँ के दुकानदार जो रो रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हमेशा दोनों खुतों की तरक्की के लिए एक दूसरे को आपस में जोड़े रखा। आज 4 साल के बाद यहाँ पे दरबार मुँह हुआ, आप देख रहे हैं, और आपने देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को कितना वालेहाना इस्तेकबाल हुआ। ये वही लोग थे जिन्होंने 1 साल पहले शायद बीजेपी के बातों पे आके उनके साथ उन पर भरोसा किया था, लेकिन आपने देखा। तो यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे आप कितने भी डिलिमिटेशन करें, कितना भी तोड़ फोड़ करें, लेकिन आखिरकार लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो यहाँ के लोगों को जोड़े रखने और उनकी तरक्की में यकीन करती है। ये बाई इलेक्शन भाजपा के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट्स हारती है तो लोग ये कहेंगे, अपोजिशन जमातें ऐसा कहेंगी कि देखिए 1 साल में लोगों ने आपको आपका जवाब दे दिया। वहीं भाजपा के लिए नगरोटा सीट रिटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है पिछले 2 इलेक्शन से अगर देखा जाए तो। कई सारे वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और उनमें मेजर अगर चीज़ें देखें तो वो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू बना है। उस पर आप भी बात करते हुए नजर आते हैं। सरकार ने कहा है कि सब कमेटी की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन कई सारे नौजवान अभी भी
इसी सोच में उलझे हुए हैं कि कब वो रिपोर्ट सामने आएगी, कब हमें मालूम होगा कि उस रिपोर्ट में असल में है क्या। तो क्या ये मुद्दे, रिजर्वेशन जैसा इशू या उसके साथ साथ मुफ्त बिजली जैसा इशू जो 200 यूनिट की बात की गई थी, ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है? जनरली मैं आपको कहूँगा, ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप, इन्होंने इस रियासत को तबाह व बर्बाद करके रखा। इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम किया और कम्प्लीटली हमको डिसएम्पावर करके रखा। आज आप फैसला नहीं ले पाते। हम मैनिफेस्टो का एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें करने दिया जाता है? 1 साल से बिजनेस एंड रूल्स की फाइल पड़ी हुई है गवर्नर के पास, करने दे रहे। एलओपी का कहना है वो फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी। देखिए, एलओपी साहब कुछ भी कहें, एलओपी साहब की बात जो है ना, उसमें खाली सियासत है। आपने देखा वो किस तरह से सियासत करते हैं। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, मैं आपको वो बातें कह रहा हूँ जो विच इज़ द रियलिटी, जो कानून के मुताबिक। तो जो भी डिसएम्पावर इस रियासत को हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि वंस द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट, आप देखेंगे हम एक एक वादा पूरा करेंगे कि आपके बिजली साथ। जैसा तो छोटा मुद्दा है, इस पे सारी ऑपोजिशन जमाते हैं। लोगों का कहना है चले, हम मानते हैं कि रियासत का दर्जा नहीं मिला है, हम मानते हैं कि इनके पास इतने इख्तियार नहीं है, लेकिन 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो ये दे सकते हैं। उसमें भी AAY कैटेगरी कह दिया गया। उसके बाद कहा गया कि सोलर पैनल लगाना जरूरी है, फिर जाके वो 200 यूनिट देंगे। recently- स्मार्ट मीटर पे बात हुई, फिर उमर साहब ने कहा कि हमारे अपने घर वाले स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो आप क्यों नहीं लगाएंगे? आपको पॉलिटिकल जवाब चाहिए या हकीकत आप पसंद? हकीकत पे बात जी, करें। हकीकत पसंदी की बात है। हाल ही में 1 साल कंप्लीट होते समय ग्रेटर कश्मीर ने कई सारे लोगों को लिखा कि हमें 1 साल की परफॉर्मेंस पे आप लिखें। मैंने भी अपना मजमून भेजा और उसकी आड़ में जब मैं रिसर्च कर रहा था, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन यूटी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल कंडीशन ये बहुत ही बुरी है। पिछले 10 सालों में जो तबाही और बर्बादी यहाँ पे की गई, उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें हाइल है जो बिजली आप फ्री की देने की बात कर रहे हैं, शायद वो भी एक मसला हाइल है उसके बीच में। अगर वाकई इन लोगों को दर्द होता जम्मू कश्मीर का, तो जितना भी हमारा बकाया जाता इस सेक्टर पावर पीडीडी सेक्टर में, शायद उतना नहीं होता। आज आप 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आपको डेप्ट पे चले गए। मुझे बताइए क्या करें? आपको ही फैसला रखने के लिए वहाँ पे रखा जाएगा, क्या करोगे? तो क्या हकीकत पसंदी की बात क्या कर ये रहा सब चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को मैनिफेस्टो बनाते वक्त मालूम नहीं थी? नहीं, मैनिफेस्टो जब बनाते उस वक्त वादा किया गया था। क्या कहा इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट? मोदी जी ने क्या कहा, अमित शाह ने कहा, क्या कहा, या बार बार उन्होंने कई तकारीर में कहा अब हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन होंगे और रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेट होगा। कहाँ है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट? तो जब आप स्टेट बनते हैं ना, आपके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, आपके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनको आप मीट आउट करके लोगों को थोड़ी रियायत दे सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। होगा, मुझे उम्मीद हो जाएगा। बाकी ये तो चैलेंजेस है। मैं तो वाहिद बंदा हूँ जो कहता है कि रिजर्वेशन हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि यहाँ आप कम्प्लेक्शन देखिए। मैं जम्मू की बात कम, कश्मीर की बात ज़्यादा करता हूँ। आपका कम्प्लेक्शन देखिए वहाँ पे, वहाँ 85, 86 to 90% जो है ना, वो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन। तो यू कांट एनफोर्स अपॉन देम समथिंग विच इज़ अनरियलिस्टिक। दैट इज़ वाई कि मैं बात करते रहता हूँ। दो चीजें आपसे और पूछूंगा एंड विल वाइंड दिस अप। एक, कुछ वक्त पहले सैलाबी सूरत हाल बनी, सैलाब आया, खास तौर पे जम्मू प्रोविंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या कुछ प्लान है सरकार का? क्योंकि अभी भी जम्मू मेनलैंड के कई सारे हिस्से हम ऐसे देखते हैं जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जो खस्ता है, और मौजूदा वक्त में भी उनकी वही सूरत हाल है। और असेंबली में भी इस बार सैलाब के रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आए और सरकार ने काफ़ी सारे जवाब उस पर दिए। लेकिन अभी भी जब हम ऑन ग्राउंड जम्मू सिटी में जाते हैं, मेन शहर में जाते हैं, पुराने शहर में जाते हैं, वहाँ अभी भी वही तबाहकुन सूरत हाल देखने को मिलती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी कि इतना बड़ा सैलाब आया। अगर आप याद करें तो 2014 में यही जो मुसीबत कश्मीर में आई, वहाँ इस वक्त भी ये मुसीबत आई, लेकिन ज़्यादा नुकसान जम्मू प्रोविंस में। हालांकि मैं जम्मू को बहुत ही नज़दीक, अपने दिल के नज़दीक मानता हूँ, और अक्सर मेरा वक्त यहाँ पे गुजरा है बगैर किसी को पूछे और बगैर किसी को कहे। जो ही रास्ता थोड़ा सा ये बंद ही पड़ा था, मैंने ट्रेन का सफ़र करके जम्मू आया और ख़ुद
3-4 दिन यहाँ पे हर जगह में गया अपने लिए असेसमेंट करने के लिए। तो जो मैंने सूरत हाल ग्राउंड पे देखी जम्मू में तबाही का, उसको मुझे लगता है बरसों लगेंगे हमें ठीक करने में। ये कम नुकसान नहीं हुआ। आप तवी के, जब आप ऊपर से तवी का जो बहाव नीचे की तरफ है, तो राइट साइड का जो पोर्शन है बैंक है, पूरा जो उसका जो है ना इम्पैक्ट राइट साइड पे आया हुआ है, जिसमें जो लो लाइंग एरियाज में हमारे जो बस्तियां थी, राइट फ्रॉम आप समझ लीजिए सिदरा से लेके नीचे तक, निक्की तवी वहाँ तक चला गया। मैं उससे फिर नीचे भी नुकसान है, तो काफ़ी तबाहाली हो चुकी है। जो एस्टैब्लिश्ड क्या नाम है हमारे कॉलोनीज है, वहाँ तक पानी आया हुआ। जब मैं उन घरों में देख रहा था इस एरिया में, क्या नाम है, नहर के एरिया में, कैनाल रोड वाले जी, ये जो हमारा ओल्ड जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ मेरे कद से ऊपर पानी की लेवल रही है। मैं हैरान हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये नुकसान की भरपाई करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। हालांकि भी सरकार जो है दिन रात इसमें लगी है कि यहाँ पे रेस्टोरेशन हो जाए, और काफ़ी हद तक रेस्टोर भी हुआ। मैं देख रहा था, कल मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा जो रास्तों पे मैग्डमाइजेशन हुई है, थोड़ी वाइडनिंग हुई है, जो बंद पड़े हुए थे। मुझे लगता है ये रफ्तार रहेगी तो अनकरीब हम जम्मू को वापस रेस्टोर कर पाने में कामयाबी आएगी। एक आखिरी चीज पूछूंगा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन पहले जब नहीं हुई थी तो आईआईटी आईआईएम इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये भी अब जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। नगरोटा की डेवलपमेंट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या प्लान है? क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो अब थे जिसकी वजह से शायद नगरोटा की इकोनॉमी बेहतर होती, वो अब जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए, कुछ वक्त पहले तक तो पूरा जंगल था, लेकिन अब ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलता है, आबादी बढ़ गई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोड मैप है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरीके से डेवलप किया जाए? क्योंकि जम्मू से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उस तर्ज की डेवलपमेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को नहीं मिल रही अगर इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें। एक बार आप यहाँ हमारे कैंडिडेट को जिताइए, जिस तरह पहले नगरोटा की डेवलपमेंट हुई उससे दुगना हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरी साहब बात करने के लिए।